अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को देहात की ज़िंदगी जिसे अब्दुल हलीम शरर साहब ने लिखा है उसे पढ़ाऊंगी। अब्दुल हलीम शरर साहब ने इस मज़मून में देहात की और शहरी ज़िंदगी पर तबसरा किया है और ये बताया है कि शहर के मुकाबले में देहात की ज़िंदगी किस कदर फितरी है और देहात में फितरत अपनी तमाम तर खूबियों के साथ किस कदर हसीन नज़र आती है। वो लिखते हैं कि ऐ शहर के आलीशान महलों में रहने वालों, तुम नहीं जानते कि सूरज कब तुलू हुआ और कब गुरूब हुआ, हवा किस तरफ से आई और अपनी बहार दिखाती हुई किधर चली गई। तुम उस वक्त सोए रहते हो, मगर देहात के रहने वाले जिन्हें तुम हिकारत की नज़र से देखते हो वो सुबह शाम और बदलते मौसमों से किस कदर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गांव के मेहनत कश किसान उस वक्त बेदार होते हैं जब अभी सुबह का सूरज नहीं निकला होता और आसमान पर कुछ सितारे दिखाई पड़ते रहते हैं, यानी अंधेरा ही रहता है थोड़ा। उस वक्त चलने वाली ठंडी ठंडी हवा उन्हें सुलाती नहीं बल्कि जगा देती है और वो अपनी झोपड़ियों से बाहर आकर खुले आसमान को देखते हैं। उस वक्त पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही होती हैं और वो अपनी झोपड़ियों से बाहर आकर खुले आसमान को देखते हैं। उस वक्त पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही होती हैं। वो इस हसीन मंजर से बेखुद हो जाते हैं और फिर ताज़ा दम होकर अपने बैल और हल लेकर खेतों पर चले जाते हैं। खेतों में छोटे छोटे पौधों के पत्तों पर शबनम के कतरे अपनी बहार दिखाते रहते हैं। ये गरीब किसान रोज़ाना ऐसे मंजर देखते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन शहर वालों को ये सब नज़र नहीं आता, वो ये सब नहीं देख पाते। शहर वाले इन्हें देखने के लिए कभी कभी शहर से बाहर किसी गांव में जाते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, देहात के रहने वाले लोग जो हैं, वो रोज़ ही ऐसा नज़ारा देखते हैं, वो रोज़ ही इन नज़ारों को देखते हैं। सुबह से शाम तक कुदरत की कारीगरी का नज़ारा करते हुए ये किसान गुरूब आफताब तक अपनी अपनी झोपड़ियों में पहुंच जाते हैं। और फिर अगली सुबह उसी तरह बेदार होते हैं। उनके मुकाबले में शहर के लोग दिन चढ़े तक सोते रहते हैं, रात को देर तक जागकर ऐसे काम करते हैं जो उन्हें गुनहगार बनाते हैं। जबकि गांव के लोग जो होते हैं, जबकि गांव के लोग अमूमन कुदरत की सच्ची जलवागाह होते हैं। वहाँ के मनाजिर अपनी सादगी और दिल फरेब कैफियतों के साथ इंतहाई दिलचस्प होते हैं। गांव वालों के लिए ये कुदरत का अतिया है। ये सारी चीज़ें, चीज़ों का जो वो मज़ा लेते हैं, ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक तोहफ़ा है उन लोगों के लिए। मज़मून के आखिर में अब्दुल हलीम शरर साहब कहते हैं कि गरीब देहातों की ज़िंदगी से हम सबक हासिल करें कि वो किस कदर मेहनत मुशक्क़त से गल्ला और अनाज उगाते हैं। जो गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं, कभी कभी कोई आफत नागहानी उनकी फसल ख़राब कर देती है। वो मुफलिस रहकर भी दूसरों की भलाई और ज़िंदा रहने के लिए खेतों में बीज डालते रहते हैं और फसल तैयार होने का इंतज़ार करते हैं। एक किसान दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द है। वो अपने मुल्क के रहने वालों से किस कदर मोहब्बत करता है। वो अनाज उगाता है और सारी दुनिया के लिए मेहनत करता है। इसलिए शहर वालों को चाहिए कि वो उसकी ज़िंदगी पर हमदर्दी के साथ गौर करें और जिस तरह किसान मेहनत करता है उसी तरह उन्हें भी कौम के लिए मेहनत करनी चाहिए
आने वाली नस्लों के लिए ऐसा काम करना चाहिए कि वो तो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये हो गया हमारा देहात की ज़िंदगी में अब्दुल हलीम शरर साहब ने देहात की ज़िंदगी और शहर वालों की ज़िंदगी का मवाजना किया है और बताया है कि देहात की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है और वो लोग कैसे जो है फितरत के नज़ारों का कुदरत जो इतने हसीन मतलब सुबह शाम पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें जो बनाई हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन शहर वालों को ये सब मैसर नहीं होता। तो इस तरह से उन्होंने गांव की ज़िंदगी और शहर के लोगों की ज़िंदगी का मवाजना किया है। तो ये कहानी हमारी अब ख़त्म हुई। अब लफ्ज़ मानी को हम लोग देखते हैं। लफ्ज़ मानी को याद करना है, जो आप लोग याद करेंगे। उसके बाद क्या है, सवाल जवाब है, वो देखिए ज़रा सवाल जवाब क्या है। अच्छा, तो ये सवाल जवाब आप लोगों को करने हैं। इसमें से आप लोगों को हम बता देते हैं, सरसरी तौर पे आप लोगों को बता देते हैं इन सवालों को, और उसके बाद इसको जो है आप लोग बनाइएगा। देखिए सवाल है, पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है, देहात के रहने वाले ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ उठाते हैं? जवाब है, शहर के मुकाबले में देहात के रहने वालों को हर वक्त ताज़ी हवा मिलती है। अलस सबा सूरज के तुलू होने से कुछ पहले और गुरूब होने के वक्त हसीन मनाजिर, हरे भरे दरख्त, चहचहाते परिंदे, खेतों में लहलहाती फसलें, दूर तक हरे भरे मैदान और माहौलियाती आलूदगी से पाक फ़िज़ा से गांव वाले लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सवाल 2 है, शहर के मुकाबले में गांव की ज़िंदगी किस तरह मुख्तलिफ होती है? शहर के मुकाबले में गांव में माहौलियाती आलूदगी नहीं होती, मिल फैक्ट्रियाँ और कारखाने नहीं होते। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की वजह से शहरियों तक ताज़ा हवा कम पहुंचती है। फैक्ट्रियां और कारखानों से खारिज होने वाले धुएं और गैस से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। गांव वाले सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते हैं, जबकि शहर वाले पुरतकल्लुफ़ और पुरतसन्नु ज़िंदगी बसर करते हैं। इसीलिए शहर वाले ज़्यादा तनाव भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिससे उनकी सेहत आमतौर पर ख़राब रहती है। सवाल 3 है, देही ज़िंदगी की वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनसे कौमों और मुल्कों की तरक्की वाबिस्ता है? जवाब इसका ये है, देहात के लोगों में इत्तफ़ाक़ की कुव्वत और बाहमी हमदर्दी पाई जाती है। वो शहरी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत व मुशक्क़त करते हैं, खुद भूखे रहते हैं और दूसरों का पेट भरते हैं। किसान अच्छी फसलें उगाकर मुल्क को इतना अनाज फराहम करते हैं कि दूसरे मुल्कों से मंगाना नहीं पड़ता। इसी तरह मुल्क व कौम की तरक्की होती है और एक मुल्क को दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। सवाल 4 है, इस सबक में मुसन्निफ़ ने किसान की ज़िंदगी के किन पहलुओं पर गौर करने का मशवरा दिया है? तो इसका जवाब ये है कि इस सबक में मुसन्निफ़ ने किसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालकर ये मशवरा दिया है कि जिस तरह किसान इंतहाई मेहनत, मुशक्क़त और जफाकशी से मुल्क व कौम के लिए अनाज फराहम करता है, दिन को दिन रात को रात नहीं समझता, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है, उसी तरह कौम से हमदर्दी रखने वाले लोगों को सिर्फ ज़बान से हमदर्दी का लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि अमल के ज़रिए साबित करना चाहिए और एक किसान की पैरवी करके कौम की खेती को संवारना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी।
اس سے مراد یہ ہے کہ قوم کے بڑے بزرگ اور رہنماؤں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ اگلی نسلیں اچھی زندگی گزاریں اور وہ بھی بڑوں کو دیکھ کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے جد و جہد کریں۔ اس کے بعد اب ہم لوگ دیکھیں کیا ہے آگے۔ اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو میں نے خلاصہ ہی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے، آپ لوگ اس کو اور شارٹ میں لکھ سکتے ہیں، لکھیے گا۔ اچھا، آپ نے کوئی گاؤں ضرور دیکھا ہوگا، اس پر ایک مضمون لکھیے۔ اس کے بعد ہے ذیل کے الفاظ میں جمع کی واحد اور واحد کی جمع بنائیے۔ اچھا، یہ ہے منزل، منزل واحد ہے تو اس کی جمع منازل۔ امور، امور یہ جمع ہے تو اس کا واحد بنائیں گے امر۔ تحفہ، تحفہ واحد ہے، جمع ہوگا تحائف۔ جذبات، جذبات ہے تو یہ جذبات جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے جذبہ۔ شاعر، شاعر، شاعر واحد ہے، جمع ہے شعراء۔ امیر، امیر کی جمع ہے امراء، امراء۔ کتاب کی جمع کتب۔ خادم کی جمع خدام۔ خادم کی جمع کیا ہے؟ خدام ہے خادم کی جمع۔ آفت، آفات جمع۔ اسباق، اسباق جمع ہے، اس کا واحد بنائیں گے سبق۔ اغراض، اغراض جمع ہے، غرض کی جمع ہے، غرض واحد ہوگا غرض۔ غریب واحد ہے تو اس کی جمع ہم بنائیں گے غریب، غربا، یا پھر غریبوں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اصل ہے غربا۔ اس کے بعد ہے درج ذیل اقتباس کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کو آپ لوگ پڑھیے اور اس کے بعد اپنے زبان میں، اپنے آسان زبان میں اس کو لکھیے، اس اقتباس کو پڑھ کے۔ گاؤں والوں کی یہ بات کس قدر قابل ذکر ہے کہ وہ ایک سادی اور بسیط حالات پر ہیں، وہ ایک سادی اور بسیط حالت پر ہیں۔ ان کی کفایت شعاری کی زندگی کس صفائی اور اطمینان سے گزرتی ہے۔ ان کی فکریں ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ ہمارے روپیہ پیسہ کے بھی محتاج نہیں، ہمارا سکہ بھی ان میں بہت کم مروج ہے، کیونکہ ان کی نظر ہر وقت رزاق مطلق کی طرف لگی رہتی ہے۔ اس لیے وہ خدا کی بے واسطہ ضیافتوں ہی سے سونے کا کام بھی نکال لیتے ہیں۔ سونے کا کام یعنی یہ جو ہوتا ہے، یہ دھان وغیرہ جو ہوتا ہے، دھان یا گیہوں وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا جو پیال ہوتا ہے، پیال جو ہوتا ہے تو اس کو لوگ بچھا لیتے ہیں اور اس پہ سو جاتے ہیں، تو اسی کو اس میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔